बच्चों, हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और उसकी पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व भाग 2। इसका पहला अध्याय चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और बच्चों, इस अध्याय में हमने पिछले भागों के अंदर देखा था कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या होती है और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन किया था, राष्ट्र के विचारों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ विशेष तिथियों के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 1797 से। 1797 में नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया, उसे जीता और उसके साथ साथ ही उसने अन्य बहुत सारे देशों पर आक्रमण किए, उनको जीता, यानी अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना करने का प्रारंभ किया। नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ, नेपोलियन के युद्धों की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद में 1814-15 के अंदर जाते जाते जब 1814-15 तक पहुंची स्थिति, तो ये सारे जो देश थे वो वापस नेपोलियन के हाथ से फिसलते चले गए और नेपोलियन का पतन हो गया और लास्ट में जाकर के वियना की संधि हुई। नेपोलियन का पतन हुआ और वियना की शांति संधि हुई। 1821 में यूनान था, उसने अपने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया। 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया और 1848 में फ्रांस में क्रांति हुई। क्रांति को अगर देखें 1848 की क्रांति को, तो वो 3 वर्गों की क्रांति कही जा सकती है। एक तो जो कमजोर वर्ग थे, आर्थिक वर्गों के लोग थे, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, जैसे कारीगर थे, जैसे किसान वर्ग के लोग थे, श्रमिक थे, मजदूर थे, उन लोगों ने अपने आंदोलन प्रारंभ किए। आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत प्रारंभ हो गई। और जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उन मध्यम वर्गों के लोगों ने भी संविधान के लिए और संसदीय सरकार या प्रतिनिधात्मक सरकार के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया। मध्यम वर्ग द्वारा संविधान तथा प्रतिनिधात्मक सरकार के गठन की मांग प्रारंभ हो गई। और इसके अलावा जो बहुत सारे भाषा के आधार पर क्षेत्र थे, वो जो कि सारे के सारे फ्रांस ने अपने कब्जे में पहले कर रखे थे, उन्होंने अपने राष्ट्र बनाने का दबाव डालना प्रारंभ कर दिया। जैसे जर्मन भाषी जो लोग थे, वहाँ उन्होंने, जैसे इतावली भाषी लोगों ने, जैसे मैग्यार भाषा वाले लोगों ने, जैसे पॉलिश भाषा वाले लोगों ने और चेक भाषा वाले लोगों ने, इन्होंने अपने राष्ट्र राज्य बनाने की मांग प्रारंभ कर दी। इतावली, जर्मन, मैग्यार, पॉलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग प्रारंभ हो गई। अब देखिए उससे आगे 1859 से और 1870 का जो समय था, वो इटली के एकीकरण का कालखंड था, यानी इटली का उसमें एकीकरण हुआ। 1859 से 70 तक इटली का एकीकरण हुआ और 1866 से 1871 के जो समय था, उसमें जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1866 से 1871 के बीच में जर्मनी का एकीकरण हुआ। और उसके बाद में विशेष घटना 1905 में जाकर के है, जब हैब्सबर्ग और ऑटोमन जो साम्राज्य थे, वहां पर स्लाव राष्ट्रवाद का बहुत तेजी से विकास हुआ, तेज हुआ। स्लाव राष्ट्रवाद का विचारधारा बहुत ज्यादा पनपी। 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता गया। अब चलिए देखते हैं, हम यहां से प्रारंभ करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण से। यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण को हम एक सीढ़ी से सीढ़ी चलते हुए देखेंगे बच्चों। उसमें हम सबसे पहले प्रारंभ में 18वीं सदी में यूरोप की स्थिति को देखते हैं कि 18वीं सदी में यूरोप की क्या स्थिति थी।
तो बच्चों 18वीं सदी में आप देखेंगे कि जो आज हमको राष्ट्र राज्य दिखाई देते हैं, ऐसे राष्ट्र राज्य 18वीं सदी में नहीं थे। उस समय जर्मनी, इटली या जो हमको स्विट्जरलैंड दिखाई देता है, ऐसे राष्ट्र राज्य उस वक्त नहीं थे। 18वीं सदी में यूरोप में वैसे राष्ट्र राज्य नहीं थे जैसे कि आज हमको दिखाई देते हैं, जिन्हें हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। उस समय वो क्या थे? उस समय वो राजशाही के रूप में थे, या वो डचेस के रूप में थे, या वो कैंटन्स के रूप में थे। वो राष्ट्र राज्य उस समय नहीं थे। वे तब राजशाहियों के रूप में थे, वो डचियों के रूप में थे और कैंटनों के रूप में बंधे हुए थे। यानी प्रारंभ में 18वीं सदी के अंदर अगर हम देखें तो इस प्रकार के राष्ट्र राज्य जो वर्तमान में हैं, जैसे जर्मनी है, जैसे इटली है, जैसे स्विट्जरलैंड है, इस प्रकार के राष्ट्र राज्य नहीं थे, बल्कि उस समय तो राजशाही थी, उस समय डचेस थी, उस समय कैंटन्स थे। इस प्रकार से वो थे। और वो किस प्रकार थे कि वहाँ के जो शासक थे वो एक तरह से स्वायत्त राज था उनका, उस पर किसी भी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं था। अब देखिए उससे आगे अगर अपन चलें तो पूर्वी और जो मध्य यूरोप था वहां पर क्या स्थिति थी? वहां पर निरंकुश शासकों का शासन था, पूर्वी यूरोप में और मध्य यूरोप के अंदर। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इनमें भांति भांति के लोग रहते थे, तरह तरह के लोग रहते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो लोग थे वो आपस में उनका कोई मेल जोल नहीं था। वो अलग अलग जगह से, अलग अलग स्थान के, अलग अलग जातियों के लोगों को एक साथ इकट्ठा किया हुआ था और उनकी भाषा भी अलग अलग थी, लेकिन एक शासक के अधीन बहुत प्रकार के लोग होते थे। ये लोग सामूहिक पहचान में भी कोई विश्वास नहीं करते थे कि हमारी एक सामूहिक पहचान बन जाए, एक देश के नाम पर हम जाने जाएं, एक राष्ट्र के नाम पर हम जाने जाएं। इस प्रकार का भी उनका कोई भाव नहीं होता था और ना ही वो समाज की किसी संस्कृति से जुड़ना चाहते थे। कोई भी किसी संस्कृति से वो जा करके कि भाई हम इस संस्कृति के हो जाएं, ऐसे भी उनके विचार नहीं थे। वो अलग अलग जातियों के थे, अलग अलग भाषा के लोग थे। इस प्रकार से जो मध्य और पूर्वी यूरोप के लोग थे वो विचित्र प्रकार से रह रहे थे। यह अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। ये जो मध्य और पूर्वी यूरोप के लोग थे ये ना तो कोई सामूहिक पहचान मानते थे कि भाई हम किसी देश के हैं या किसी राष्ट्र के हैं, और ना ही ये किसी समाज या संस्कृति का भाग थे। ये अलग अलग भाषा बोलते थे और विभिन्न जातीय समूह के सदस्य थे। इनकी भाषा भी अलग अलग थी और अलग अलग जाति समूह के थे। अब उसके बाद में हम एक इसका उदाहरण लेते हैं, हैब्सबर्ग साम्राज्य की विभिन्नताएं। एक साम्राज्य को देखते हैं हम, हैब्सबर्ग साम्राज्य को। देखिए हैब्सबर्ग साम्राज्य एक बहुत विशाल साम्राज्य था। ऑस्ट्रिया का जो भाग है वो पूरा का पूरा इसके अधीन था। और आप ये देखिए कि इसमें बहुत सारे मतलब भागों के लोग जो अलग अलग प्रकार के थे वो उनको एक साथ जोड़ करके इस साम्राज्य को बनाया हुआ था। ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बनाया गया था। यानी ऑस्ट्रिया और हंगरी पे पूरे पे इनका हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन था और उसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग और अलग अलग जनसमूहों को आपस में जोड़ करके इस साम्राज्य का निर्माण किया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें क्षेत्र जुड़े हुए थे, जैसे कि देखिए टिरोल भी इसका हिस्सा था, ऑस्ट्रिया भी इसका हिस्सा था, सुडेटेनलैंड भी इसका हिस्सा था और बोहेमिया भी इसका हिस्सा था। ये चारों भी इसी के हिस्से थे। बहुत बड़ा ये साम्राज्य था, हैब्सबर्ग साम्राज्य। अब यहाँ के जो लोग थे वो अधिकांश थे। अब देखो हम भाषा की बात करते हैं कि यह भाषा के आधार पर कैसे लोग एक दूसरे में बटे हुए थे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं चल रही थी। तो यहाँ के जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो तो जर्मन भाषा बोलते थे। यहाँ के कुलीन वर्ग के लोग ज़्यादातर जर्मन भाषा बोलते थे। अलग अलग चल रही है देखो बात।
कुलीन वर्ग के लोग जो क्या करते थे, जर्मन भाषा, कुलीन वर्ग के लोग तो जर्मन भाषा बोलते थे। और जो लाम्बार्डी और वेनेशिया वाला जो इलाका था, जो कि इतावली प्रांत थे, वो वहां इतावली भाषा चलती थी। लाम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतावली भाषी प्रांत भी शामिल थे। अब देखिए, लाम्बार्डी और वेनेशिया, यहां पे कौन सी भाषा थी, इतावली भाषा थी। ये भी इसके भाग थे, यहां पे जर्मन भाषा, यहां पे इतावली भाषा। अब आगे चलिए, हंगरी के जो लोग थे वो मैग्योर भाषा बोलते थे, आधे लोग तो, और आधे लोग जो थे हंगरी के, वो कोई दूसरी भाषाएं बोलते थे। हंगरी के आधे लोग मैग्यार भाषा और शेष लोग अन्य भाषाएं बोलते थे। हंगरी की कौन सी भाषा थी, मैग्योर भाषा। अब देखिए, विभिन्न प्रांतों की अलग अलग भाषा हैं। कुलीन लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, लाम्बार्डी और वेनेशिया के लोग इतावली भाषा बोलते हैं, हंगरी के लोग मैग्यार भाषा बोलते हैं। और उसके अलावा और भी देखिए आप कि गालिशिया में एक प्रांत गालिशिया था, गालिशिया के लोग पॉलिश भाषा बोलते थे, कुलीन वर्ग पॉलिश भाषा बोलता था, ये अलग भाषा हो गई, है ना। तो देखिए आप, कुछ लोग जर्मन भाषा बोलते थे, कुछ लोग पॉलिश भाषा बोलते थे, कुछ मैग्योर भाषा बोलते थे, कुछ लोग इतावली भाषा बोलते थे। यानी एक ही साम्राज्य के अंदर विभिन्न भाषी लोग थे, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग थे। इसके अलावा हमने भाषा की बात कर ली, अब हम उनके कार्यों पे देखें तो जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था, इसकी सीमाओं के अंदर जो लोग रह करके खेती का काम करते थे, उनकी स्थिति बहुत खराब थी। वो अधीनता की जिंदगी जीते थे, एक तरह से गुलामी जैसी जिंदगी जीते थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, और दूसरी तरफ कुलीन वर्ग के लोग भी थे, और ये अधीन वर्ग के लोग थे। यानी यहां भी बहुत सामाजिक विभिन्नता थी। यानी आप देखिए, हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंदर एक तरफ तो अनेक भाषाएं थी, अनेक जाति समूह थे और सामाजिक विभिन्नताएं थीं। यानी एक तरफ कुलीन वर्ग के लोग थे तो एक तरफ अधीन वर्ग के लोग थे। इसलिए अगर हम ये बात सोचें कि राजनीतिक रूप से वो एकीकरण हो जाता या राजनीतिक रूप से वो सब एक हो जाते, तो ये बहुत ही मुश्किल बात है। ऐसा फर्क होने से राजनीतिक एकता बढ़ना बहुत मुश्किल था। फिर ऐसे समूहों को आपस में जोड़े रखने का क्या था? तो ऐसे समूह आपस में किस तत्व के कारण जुड़े रहते थे? तो उसका एक ही कारण था कि सम्राट के प्रति निष्ठा, यानी वो उन सब की सम्राट के प्रति निष्ठा होती थी। उसके कारण विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न जाति समूहों के लोग भी आपस में एक साम्राज्य में रहते थे। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। अब देखिए, हम इन दो वर्गों को देखते हैं। एक तो सबसे पहले कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग कौन थे? ये अभिजात्य वर्ग के लोग थे। ये यूरोप के सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग के लोग थे। इनके पास बहुत सारी जमीन जायदादें थी। इनके सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा भी बहुत ज़्यादा थी। ये लोग गाँव में तो अपनी जमीन जायदाद रखते थे और शहरों में इनकी बड़ी बड़ी हवेलियां होती थीं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे। यानी कहीं के भी हो, क्षेत्र इनके चाहे अलग अलग हों, लेकिन आपस में एक दूसरे से ये जुड़े रहते थे कुलीन वर्ग के लोग। और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए आपस में वैवाहिक संबंध भी कर लेते थे। यद्यपि इनकी संख्या बहुत कम थी, ये ज़्यादा संख्या में नहीं थे। एक बात और है कि जब ये कहीं राजनीतिक क्षेत्रों में जाते थे और या फिर उच्च वर्ग के लोगों से बात करते थे, तब ये फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। कुलीन वर्ग ये यूरोप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, प्रभावशाली, प्रभुत्वशाली, ताकतवर वर्ग था। ये जमीनों के मालिक भी थे। ये सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत थे, प्रभावशाली थे।
इस वर्ग के लोग क्षेत्रीय विभाजन के आर पार की साझा जीवन शैली से बंधे थे, चाहे कोई यहां का कुलीन हो चाहे कोई दूसरी जगह का कुलीन हो। यानी क्षेत्रीय विभाजन होने के बाद में भी इनकी जीवन शैली एक जैसी होती थी, साझा जीवन शैली होती थी, एक दूसरे से संबंध भी रखते थे, एक दूसरे से व्यवहार भी रखते थे और विवाह संबंध भी बनाते थे। इनके ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरों में हवेलियां होती थी। उसके अलावा ये राजनीतिक कार्यों में और उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। जब किसी राजनीतिक कार्य के लिए किसी के पास जाते थे या कहीं पर ये उच्च वर्ग के लोगों से मिलते थे, तब ये फ्रेंच बोलने लग जाते थे, जो उस समय कुलीन वर्ग की भाषा मानी जाती थी। ये आपस में वैवाहिक संबंध भी जुड़े रखते थे, यानी आपस में शादियां भी कर लेते थे, मगर संख्या के हिसाब से ये एक छोटा समूह था, ज़्यादा लोग नहीं थे, ये बहुत कम थे। अब देखिए नया मध्यम वर्ग, एक नया मध्य वर्ग उभर करके आया, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चों देखिए 18वीं शताब्दी के लगभग अंत के आसपास तो इंग्लैंड के अंदर औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में और जर्मनी में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ, यानी एक तरह से औद्योगिक क्रांति ही आ गई। बहुत सारे उद्योग खुल गए, बड़े बड़े कल कारखाने खुल गए, बड़े बड़े उद्योगपति बन गए, व्यापारी बन गए। इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में और फ्रांस और जर्मनी में 19वीं शताब्दी के दौरान औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। जब यह औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ तो उसमें उद्योगपति बने जो उनके मालिक थे, उनमें से सामान को इधर उधर ले जाने वाले व्यापारी भी थे, और तीसरे जो सेवा का कार्य करते थे। ये 3 वर्ग थे जो प्रमुख वर्ग थे। अब इन वर्गों को काम करने के लिए भी लोग चाहिए थे, तो काम करने के लिए उनको श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग की आवश्यकता हुई। यानी जो श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग का तब इनके लिए, इनके काम करने के लिए उद्भव हुआ, नए प्रकाश में वो आए। इस औद्योगिकरण से उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों के द्वारा श्रमिक और मध्यम वर्ग अस्तित्व में आए। सेवा क्षेत्र से यानी जो भी ऐसे काम होते थे इधर से उधर के, उन कामों के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए काम करने के लिए लोग चाहिए थे, तो काम करने के लिए श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग उभर करके सामने आया। अब ये जो श्रमिक और मध्यम वर्ग के लोग थे, ये आप देखिए मध्य और पूर्वी यूरोप में बहुत कम थे, ना के बराबर थे। 19वीं सदी के अंत तक भी ये कहां थे? पश्चिमी क्षेत्र में ही ज्यादा थे, पश्चिमी यूरोप में ही। कारण क्योंकि औद्योगिकरण पश्चिमी क्षेत्र में ही अधिकांश हुआ था। ब्रिटेन को देख लीजिए आप, चाहे फ्रांस को देख लीजिए, चाहे जर्मनी को देख लीजिए, ये सारे के सारे यूरोप के पश्चिमी भाग थे, वहीं औद्योगिकरण हुआ था, वहीं श्रमिकों की आवश्यकता थी, इसलिए वहां तो बहुत ज्यादा थे, और जो मध्य और पूर्वी भाग था वहां इनकी संख्या बहुत कम थी। यद्यपि 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक मध्य और पूर्वी यूरोप में इनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, और जब कुलीन वर्गों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए, उसके बाद में ये जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे और जो उदारवादी लोग थे, शिक्षित लोग थे, इन्होंने बहुत अपने आप को, इनमें राष्ट्रीय भावना, जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो बहुत ज़्यादा प्रबल हुई। यानी राष्ट्रीयता की भावना इनके अंदर बहुत लोकप्रिय हो गई। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार बहुत लोकप्रिय हो गए। तो हमने कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग के बारे में देखा। अब हमारा नया विषय है उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप ध्यान से समझना। उदारवाद क्या चीज है? सबसे पहले हम यूरोप में 19वीं सदी के प्रारंभ में इसकी बात को देखते हैं, उदारवाद को। तो उस समय जो राष्ट्रवाद था वो उदारवाद से ही जुड़ा हुआ था। यानी उदारवाद अगर आएगा तो राष्ट्रवाद भी ज्यादा बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में
राष्ट्रवाद के विचार उदारवाद से जुड़े हुए थे। आप पहले थोड़ा सा उदारवाद के बारे में देखिए। इसको लिबरलिज्म बोलते हैं और इसमें जो शब्द लिबर है वो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है आज़ाद। लिबर का अर्थ क्या होता है? आज़ाद। यानी जो मध्यम वर्ग के लोग थे उन्होंने इस पे ज़्यादा फोकस किया, उन्होंने इस पे ज़्यादा जोर लगाया और उनका कहना था कि जो आज़ादी क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की आज़ादी और कानून की नज़र में सब एक समान हो, सबको समान अधिकार प्राप्त हो जाएं, यही उदारवाद था। नए मध्यम वर्ग के लोगों के लिए उदारवाद का अर्थ था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो जाए, यानी राजनीतिक रूप से सब समान हो, संविधान हो और सबको समान अधिकार प्राप्त हो। अब उदारवाद में पहला है राजनीतिक उदारवाद। दो हैं इसमें, हम इस अध्याय में हम दो प्रकार के उदारवादों को देखेंगे। पहला राजनीतिक उदारवाद, दूसरा आर्थिक उदारवाद। राजनीतिक उदारवाद को देखिए। राजनीतिक उदारवाद क्या है? कि इस प्रकार की राजनीति हो जिसमें सब मिलकर के सरकार का चयन करें, यानी सब मिलकर के सरकार बनाएं, सब वोट डालें, सबका अधिकार हो, मताधिकार सबके पास हो, सभी वयस्कों के पास। तो इस प्रकार से जब सरकार बनाई जाए तो वो उदारवाद में आएगा। एक ऐसी सरकार जो सहमति से बनी हो। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति के समय उदारवाद की क्या परिभाषा थी उस समय। उस समय मुख्य रूप से दो बातें प्रमुख थीं। एक तो जो निरंकुश शासक हैं और जो पादरी हैं उनसे उनके विशेषाधिकारों को वापस ले लिया जाए, खत्म कर दिया जाए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दी जाए और संविधान और संसदीय सरकार का गठन होना चाहिए, संविधान का निर्माण होना चाहिए और संसदीय सरकार बननी चाहिए। संविधान तथा संसदीय सरकार का पक्षधर था फ्रांस के सभी लोग। यानी उदारवाद क्या चीज है? ऐसी सरकार जो सबकी सहमति से बने। राजनीति में उदारवाद यानी सबको अपना मताधिकार प्राप्त हो। और उसके अलावा अगर फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में बात करें तो उदारवाद के क्रांति के समय दो मायने थे कि जो निरंकुश शासक थे और जो पादरी वर्ग थे उनके विशेषाधिकारों को समाप्त करके और संविधान और संसदीय सरकार का गठन होना चाहिए। लेकिन 19वीं शताब्दी आते आते उदारवाद में एक नई मांग और जुड़ने लगी। एक नई मांग उठी बहुत ज़्यादा कि जो निजी संपत्ति है उस पर स्वायत्तता का अधिकार चाहते थे लोग। लेकिन बाद में 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे। यानी जो खुद की संपत्ति है उस पर स्वयं का स्वामित्व बना रहे, उस पर सरकार का या राज्य का कोई दखलंदाजी ना हो। एक विशेष चीज 19वीं सदी के आसपास ये भी प्रकाश में आई कि जो उदारवाद में ये भी होना चाहिए। अब देखिए उदारवाद में एक जो बात थी जो बहुत ही विचित्र थी कि चाहे कानूनी रूप से सब समान हो गए थे लेकिन मताधिकार यूरोप में अभी भी सबको प्राप्त नहीं हुआ था। कानून सबके लिए बन गया कि हाँ भाई सबके लिए, इस कानून की नज़र में सब समान है, लेकिन वोट डालने का अधिकार सबको नहीं मिला था। चाहे कानूनी रूप से बराबरी हो फिर भी मताधिकार में बराबरी नहीं थी। और विशेष रूप से हम देखेंगे कि जो क्रांतिकारी फ्रांस था, जो उदारवादी प्रजातंत्र का एक अनूठा प्रयोग भी था, वहां पर भी मताधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों के पास ही था। यानी जो धनवान लोग थे
वो ही वोट डाल सकते थे और वो ही चुने जा सकते थे। यानी किसी भी जगह पर अगर चुनाव होना है तो उसमें खड़े भी वही हो सकते थे और वोट डालने का अधिकार भी उनको ही था। किसको? जो संपत्तिवान पुरुष थे, महिलाओं को नहीं था और निर्धन लोगों को या मध्यम वर्ग के लोगों को भी नहीं था। ये बात कहाँ के संदर्भ में कही जा रही है? फ्रांस के संदर्भ में। फ्रांस जो कि उस समय एक उदारवादी प्रजातंत्र का एक अनूठा प्रयोग होने के बावजूद भी, क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला प्रयोग होने पर भी मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही था। हाँ, यह बात जरूर है कि जब जैकोबिन सरकार आई फ्रांस में, तब जरूर थोड़े से दिनों के लिए सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हो गया था। केवल थोड़े समय ही जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। और जब नेपोलियन संहिता आई, नेपोलियन ने अपनी संहिता प्रस्तुत की, तो 1804 में नेपोलियन संहिता आई थी। तो उसके अंदर भी आप ये देखिए कि जो मताधिकार कुछ सीमित वर्गों के लिए ही था, उसमें भी सबके लिए मताधिकार नहीं था। और स्त्रियों को तो बिल्कुल ही नहीं था, उनको अवयस्क माना गया था। यानी वो तो अपने पिता और पति के अधीन हैं, इसलिए उनको मताधिकार करने का कोई अधिकार नहीं है। नेपोलियन की संहिता में भी सीमित मताधिकार थे। महिलाओं को अवयस्क का दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया गया था। और फिर देखिए 19वीं और पूरी की पूरी 19वीं सदी और 20वीं सदी के प्रारंभ तक जो संपत्ति विहीन पुरुष थे और महिलाएं थी, वो राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करती रहीं, लड़ती रहीं, आंदोलन किए। पूरी 19वीं और 20वीं सदी के आरंभ तक संपत्ति विहीन पुरुष और महिलाओं ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध किए और आंदोलन चलाए। यानी तब जाकर के बड़ी मुश्किल से उनको मताधिकार प्राप्त हुए। अब देखिए आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, हमने राजनीतिक उदारवाद को पढ़ा, जहां सबको मताधिकार करने का अधिकार हो, जहां सब लोग सरकार चुनते हो। अब आर्थिक उदारवाद को देखिए आप। आर्थिक उदारवाद में दो बातें प्रमुख हैं। एक तो जो बाजार हैं वो मुक्त होने चाहिए, बाजारों पर किसी का बंधन नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि माल और पूंजी, इसका आवागमन यानी इधर से उधर आने जाने के अंदर राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, आराम से व्यापार कर सकें। चीजों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म होना चाहिए। अब इसमें आप देखिए कि इस आर्थिक उदारवाद को क्यों लाया गया, इसके लिए क्या परेशानियां थी। और इस परेशानियों के लिए सबसे पहले हम 19वीं सदी के प्रारंभ का जर्मन भाषी इलाकों का एक उदाहरण देखते हैं कि जो जर्मन भाषी इलाके थे उनमें क्या हुआ कि जब नेपोलियन ने जो जर्मन भाषी इलाके थे, विभिन्न प्रांत थे, बहुत सारे प्रांत थे, उन सबको जोड़ करके और नेपोलियन ने एक महासंघ बना दिया था 39 राज्यों का। उसमें 39 राज्य थे, उनको एक साथ जोड़ करके नेपोलियन ने उनका महासंघ का निर्माण कर दिया था। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। जो उसने प्रशासनिक कार्य किए थे, उसके प्रशासनिक कार्यों को बहुत ही अच्छा माना गया था और उसके तहत उसने 39 राज्यों का एक महासंघ तैयार कर दिया था। फिर उसके बाद में अगर व्यापार की बात करें तो देखिए ये जो राज्य थे, ये सारे के सारे, इन सभी राज्यों के अलग अलग तो मापतोल थे और इनकी अलग अलग मुद्राएं थी, यानी पैसे भी अलग अलग थे और नापतोल भी इनके अलग अलग थे सभी राज्यों के। इनमें प्रत्येक की अपनी अलग अलग मुद्रा व नापतोल प्रणाली भी अलग अलग ही थी। फिर इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है कि जब हैम्बुर्ग से जाकर के और न्यूरेमबर्ग तक जाते थे
1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जाने में 11 ऐसी जगह थी जहां सीमा शुल्क के नाके बने हुए थे। तो व्यापारी जब उनसे गुजरते थे तो 11 स्थानों पर उनको सीमा शुल्क देना पड़ता था। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने पर एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर नाके पर उसको लगभग 5% उसको सीमा शुल्क देना पड़ता था। हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था और यह सीमा शुल्क किस आधार पर होता था? जो वस्तुएं होती थी उनके वजन के आधार पर या उसके आकार के आधार पर होता था। शुल्क वजन और आकार के हिसाब से होते थे, लेकिन सब क्षेत्रों के अलग अलग नाप थे और उन नापों के आधार पर जब वहां जाते थे तो उसका सीमा शुल्क निकालने में बहुत टाइम लगता था, बहुत समय लगता था, बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग नापतोल व्यवस्था होने से हिसाब लगाने में समय लगता था। अब जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं हम कि जैसे लंबाई नापने का एक मात्रक उस समय उनका एले मात्रक था और जब कपड़े को नापते थे तो जगह जगह पे जब जाते तो उस एले की जो लंबाइयां थी वो भी जगह जगह पे अलग थी। जैसे कपड़े की लंबाई नापने का पैमाना एले था जो जगह के साथ साथ घटता बढ़ता रहता था। जैसे फ्रैंकफर्ट में गए तो वहां पर एक एले जो कपड़ा था वो 54.7 सेंटीमीटर का होता था और मेंस में गए तो वहां एक एले कपड़ा 55.1 सेंटीमीटर की लंबाई के बराबर होता था। जब न्यूरेमबर्ग में गए तो एक एले कपड़ा 65.6 सेंटीमीटर की लंबाई के बराबर होता था और फ्राइबर्ग में गए तो एक एले कपड़ा 53.5 सेंटीमीटर लंबाई का होता था। यानी एक एले जो कपड़ा था उसकी लंबाई भी विभिन्न प्रांतों में अलग अलग थी, तो उस हिसाब से उसके दाम भी अलग अलग थे, उसके सीमा शुल्क भी अलग अलग हो गए। तो एक बहुत मतलब इसमें सीमा शुल्क चुकाने में और उन सीमा शुल्क नाकों से गुजरने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो जो उस समय जो नए वाणिज्यिक वर्ग के लोग आए उन लोगों ने कहा कि भाई देखो ये जो बाधाएं हैं सीमा पर जो पैसे देने की या सीमा शुल्क चुकाने की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं हमको आर्थिक रूप से भी बहुत नुकसान कर रही हैं, आर्थिक नुकसान भी है इससे और राष्ट्रीय नुकसान मतलब राज्य का नुकसान तो हो ही रहा है। ये दोनों प्रकार के हमको नुकसान है। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक भी मानते थे कि यानी इससे हमारे राष्ट्र का कोई विकास भी नहीं होगा और आर्थिक विनिमय में तो प्रॉब्लम है ही। तो फिर उन्होंने सबने मिलकर के एक ऐसी स्थिति बनाने की सोची कि जिससे सब जगह सीमा शुल्क ना देना पड़े और एक ही बार में उसको चुकाने से काम हो जाए। तो उसके लिए एक नई प्रणाली विकसित की गई, एकीकृत आर्थिक क्षेत्र। एकीकृत आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया गया, सब पूरा जो क्षेत्र था वो एक ही कर दिया गया, आर्थिक रूप में वो पूरा क्षेत्र एक ही हो गया, तो एकीकृत आर्थिक क्षेत्र कहलाया। और इसके कारण जो लोगों को, सामान को, लोगों को, चीजों को, पूंजियों को ले जाने में अब जो उनकी बाधाएं थी वो अब समाप्त हो गई। इस एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में थे जहां वस्तुओं, पूंजी और लोगों का आवागमन बाधा रहित हो गया। उनका आना जाना, पहले बहुत प्रॉब्लम आती थी आने जाने में, वो अब खत्म हो गई। ये जो इस प्रकार का जो काम किया गया उसको ज़ॉलवेराइन बोलते हैं। ये ज़ॉलवेराइन एक संधि थी एक तरह से, जो सब राष्ट्रों ने मिलकर, सब राज्यों ने मिलकर के आपस में ये संधि की थी। किसके लिए? व्यापार की सुविधा के लिए, सीमा शुल्क को एक ही जगह पे चुकाने के लिए। तो देखिए ये जो ज़ॉलवेराइन संधि थी ये 1834 में प्रशा के पहल से हुई थी। प्रशा ने इस बात की शुरुआत की थी और ये सारे के सारे जो जर्मन भाषी प्रांत थे वो सब इस संधि में शामिल हो गए थे। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ ज़ॉलवेराइन स्थापित किया गया था। इस एक शुल्क संघ यानी एक ही जगह पे एक ही बार
शुल्क लगेगा। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए थे और इसमें एक बार में ही शुल्क दे करके और सारी समस्याओं का समाधान होता था। इसमें आप ये देख लीजिए, जो मुद्राएं पहले वहां पर इन सारे प्रांतों में मिला करके लगभग 30 मुद्राएं थी, वो अब केवल 2 ही रह गई थी। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर मुद्राएं 2 ही कर दी थी, जो पहले 30 से भी ऊपर थी। अब जर्मनी के एक प्रोफेसर थे फ्रेडरिक लिस्ट, उन्होंने भी 1834 के अंदर इस जोल्वेराइन संधि के बारे में बहुत विशेष बातें कही। जर्मनी के अर्थशास्त्री प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा कि जो जोल्वेराइन जो संधि है, इसका लक्ष्य यह है कि आर्थिक रूप से पूरे जो जर्मन का जो क्षेत्र है उसको एक सूत्र में बांध दिया जाए। पूरा जर्मन वाले लोग हैं, पूरे जर्मन भाषी लोग हैं, वो आर्थिक रूप से एक सूत्र में बंध जाएं। जोल्वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देने का था। और इसका एक लक्ष्य दूसरा भी था कि आर्थिक रूप से वो जब एक राष्ट्र का निर्माण हो जाए तो आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से, दोनों रूप से ही वो उसको बहुत फायदा करेगा, बहुत मजबूत स्थिति में हो जाएगा। यह राष्ट्र की आर्थिक हालत को बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार से मजबूत बनाएगा। इसके अलावा इससे प्रांतों के हित भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि विभिन्न प्रांत थे, उनके हित भी जुड़े हैं और सबके फायदे की बात थी ये तो। और जब वो आपस में एक दूसरे से ऐसे समन्वय करके रखेंगे तो उससे राष्ट्रीय भावना का भी विकास होगा। इससे प्रांतीय हित भी आपस में जुड़ने से राष्ट्रीय भावना में भी वृद्धि होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मुक्त आर्थिक व्यवस्था है, यानी इसमें क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा जो अर्थ का मामला था या पैसे का मामला था या आवागमन में प्रॉब्लम थी, वो अब सब समाप्त हो चुकी थी। तो ये जो मुक्त आर्थिक व्यवस्था है, ये राष्ट्रीय एकीकरण में भी बहुत मदद करेगी। जर्मन लोग यह समझ गए थे कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं को उत्पन्न करने का जरिया है और इन राष्ट्रीय भावनाओं के द्वारा ही राष्ट्र का एकीकरण होगा। इसके अलावा आप देखिए कि रेलवे के जाल बिछ गए, बहुत सारे रेलवे ट्रैक बिछ गए और इससे क्या हुआ, इससे गतिशीलता बढ़ गई। एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से आना जाना, आवागमन प्रारंभ हो गया, व्यापार बढ़ गया, बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ होने लग गए। और जब आर्थिक लाभ हुए, लोगों में पैसा आया, तो राष्ट्र के प्रति भी भावना जागृत हुई, राष्ट्र भावना भी आने लगी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई, जिससे आर्थिक लाभ बढ़े और फलस्वरूप राष्ट्रीय एकीकरण में रेलवे भी बहुत सहायक रही। और अब क्या हुआ, ये जो आर्थिक राष्ट्रवाद था, इसने राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी उसको बहुत प्रबल कर दिया, बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लोगों में जब समृद्धि आई तो राष्ट्र के प्रति उनकी भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अपना राष्ट्र वो सर्वोपरि मानने लगे। उस समय पनप रही राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। और इस प्रकार से हमने देखा कि बड़े बड़े राष्ट्रों का, जहाँ से हमने प्रारंभ किया था, जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे स्विट्ज़रलैंड हो, वहाँ पहले राष्ट्र राज्य नहीं थे, लेकिन जब वहाँ पर राजनीतिक उदारता और जब आर्थिक उदारता आई, उदारतावाद आया, तो उसके बाद में वो राष्ट्र बहुत उन्होंने उन्नति की और वो बड़े बड़े राष्ट्रों के रूप में विकसित हुए। बच्चों, आज हम यहीं पर विराम लेते हैं और अगले भाग में हम यूरोप में जो 1815 के आसपास की जो प्रमुख घटना है वहाँ से आरंभ करके आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।